अच्छा चलो, तो बेटा देखो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब ये कि कहीं किसी भी कंडक्टर से अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग आज बहुत सारी चीजें जानेंगे। आपके क्लास 8th में भी आपने चैप्टर होपफुली पढ़ रखा होगा। वहां से बेसिक उठाएंगे, कितने कौन से टाइप के मैग्नेट होते हैं, ठीक है, कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे रेपेल करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके हम लोग आज रूल्स भी सीखेंगे। राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये सारी चीजें हम लोग आज जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। तो चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मतलब अगर किसी वायर से, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग्स में क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। मतलब वहां पे उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आपको शो होगा। तो इसी चीज के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। सबसे पहला टर्म आता है बेटा कि मैग्नेट। अब सबसे पहले दिमाग में ही आता है कि भैया मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि छोटे छोटे दूसरे आर्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं या फिर रेपेल करते हैं, उन्हें हम लोग मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि छोटे छोटे पीस ऑफ आर्टिकल्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। जैसे कौन कौन से आर्टिकल्स को? निकल, कोबाल्ट, है ना, और आयरन, लोहा, है ना। तो लोहा, इसके पास अगर मैग्नेट ले जाते हो तो मैग्नेट क्या करता है? उस चीज को अट्रैक्ट करता है, मतलब वो मैग्नेट है ना। वो सब्सटेंस मैग्नेट है, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस हम किसी निकल, कोबाल्ट या आयरन के पास ले जा रहे हैं और वो सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा? मैग्नेट है। वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? मैग्नेट। जैसे मान लो ये सब्सटेंस हमने लिया, हम इसके लोहे के पास ले गए, लोहा अट्रैक्ट हो गया, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ये सब्सटेंस कहलाएगा मैग्नेट। बात समझ में आ गई? तो अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन। ऐसे सब्सटेंसेस जो छोटे पीस यानी आयरन के छोटे छोटे पीसेस को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं मैग्नेट, ठीक है। और साथ ही हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन भी बताते हैं, ठीक है। जैसे आप एक मैग्नेट लीजिए और उस मैग्नेट को आप फ्रीली बांध लीजिए। क्या कर लीजिए? जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम लोगों ने क्या किया? ऐसे करके यहाँ पे बांध लिया, ठीक है। सिंपली इस मैग्नेट को हम लोग बांध लेते हैं। ये मैग्नेट है, ठीक है, मान के चल रहे हैं मैग्नेट है। अब इसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। क्या कर देंगे? फ्रीली ऐसे लटका देंगे, एज फ्रीली सस्पेंडेड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्रीली सस्पेंडेड। तो इसको तुम लटका के छोड़ दो। कहाँ जा रही है? हाँ, तो देखो अपने आप ये मूव होगा कहीं ना कहीं। अब जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल अपने आप किधर की तरफ शिफ्ट? ये तो उधर जा रहा है। अब देखो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगा। अब यहीं रोक दो यार इसको, ये तो शिफ्ट होता रहेगा। अब मान लो ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ। और ये साउथ पोल है तो किधर पॉइंट करेगा? अर्थ के साउथ पोल की तरफ। तो अगर तुम मैग्नेट को लटकाते हो तो वो कहीं भी हो, तो इस अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ जो है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, और मैग्नेट का साउथ वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेट हमें क्या बताने की कोशिश करता है? डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन भी पॉइंट आउट करता है। इस तरीके से आप मैग्नेट को सस्पेंड कर दो, फ्रीली हैंग कर दो, तो मैग्नेट क्या करेगा बेटा? रोटेट होके मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ अपने आप पॉइंट करने लगेगा। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्शन में हमें जाना है। समझ में आ गई बात? तो मैग्नेट जो होता है ये हमें डायरेक्शन भी
क्लेरिफाई करता है। अब बात आती नेचुरल मैग्नेट की। नेचुरल मैग्नेट का मतलब, भाई ऐसे मैग्नेट जो हम बनाते हैं उन्हें आर्टिफिशियल कहते हैं, और ऐसे मैग्नेट जो अर्थ से हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाँ, नेचुरल मैग्नेट, है ना। तो नेचुरल मैग्नेट, अब समझ रहे हो नेचुरल है तो शेप तो कोई परफेक्ट होगा, है ना, कि परफेक्ट शेप बना के दे। शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर। कैसा शेप होता है बेटा? इर्रेगुलर शेप होता है, और ये बहुत ज्यादा वीक मैग्नेट होते हैं। नेचर को इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनाता, बहुत ही वीक मैग्नेट बनाता है। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट है क्या? मैग्नेटाइट, नाम सुना है? ब्लैक ओर भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्लैक ओर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो मैग्नेट ओर जो होते हैं वो नेचुरली अकर करते हैं। मैग्नेटाइट्स, मैग्नेटाइट्स जो होते हैं वो नेचुरली अकर करते हैं। दरअसल ये आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटाइट का? Fe3O4। क्या होता है बेटा? Fe3O4। ये नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको ब्लैक स्टोन या लोड स्टोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक स्टोन और लोड स्टोन बोला जाता है। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बोला जाता है बेटा इनको? ब्लैक स्टोन या फिर लोड स्टोन। तो नेचुरल मैग्नेट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कौन सा मैग्नेट आता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये छोटे छोटे आयरन बार होते हैं। आयरन बार मतलब ये बार मैग्नेट है। इनको एक, हमने स्टील की रॉड ली, उसको एक मैग्नेट से रब कर दिया, घिस दिया, तो वो भी मैग्नेटाइज हो गया। तुमने देखा होगा कई बार हम लोग जब कहीं पर जाते हैं कोई पार्ट बनवाने, जैसे मोबाइल मोबाइल की शॉप पे जाओ, तो पेचकस में, पेचकस जो होता है उसको मैग्नेट के ऊपर रगड़ देते हैं, तो पेचकस क्या करता है, वो जो कीले रहते हैं उनको चिपकाने लगता है, घसीटने लगता है, देखा है? तो रबिंग करने से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? ट्रांसफर। ठीक है, तो आयरन बार कैन बी मेड अ मैग्नेट बाय रबिंग विद अ नेचुरल मैग्नेट। आप नेचुरल मैग्नेट लो, उसके साथ एक बार लो आयरन का या स्टील का, उसको घिस दो, तो उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं? मैन मेड मैग्नेट, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट अलग अलग शेप के होते हैं। अब हम लोगों ने बनाया है तो कोई भी शेप, कोई भी साइज का बना सकते हैं, है ना। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जिस शेप का कहो उस शेप का मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा बार मैग्नेट। ये है, ये घोड़े की नाल देखी है, ऐसे ही होती है ना, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हॉर्स शू, लोहे का जूता। अरे घोड़े का जूता, लोहे का जूता कह रहे, नहीं लोहे का ही जूता है लेकिन घोड़े का जूता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ये होता है निडल। मैग्नेटिक कंपास देखा है, उसकी निडल जो होती है वो है, ये भी मैग्नेट की होती है। ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, ये ओवल शेप मैग्नेट है। बचपन में प्रदर्शनी गए होगे एग्जीबिशन में, तो इसको ऐसे उछालते होगे चर्र से बोलता होगा, है ना, ऐसे उछाल उछाल चिपकाओ चर्र। बहुत तेज आवाज करता है। ये रिंग मैग्नेट है, ये बेसिकली आपको हर स्पीकर्स में मिलेगा। जितने भी आपके स्पीकर्स हैं, यहाँ तक कि आप जो भी स्पीकर्स यूज करते हो उन सब में आपको ये मिलता है, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादा छोटों में नहीं, मतलब बड़ों में मिलता है, छोटों में तो स्टील के बार मैग्नेट, स्टील के मैग्नेट यूज होते हैं। ठीक है, तो ये बात कितने बच्चों को आ गई ये समझ में, बोलो? ये बात क्लियर हो गई है? कंफर्म? चलो, तो मैग्नेट्स की कहानी क्लियर हो गई होगी कि मैग्नेट कितने तरीके के, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। इन लोगों को हम लोग बना भी सकते हैं, और ये हमें नेचुरली भी मिलता है। नेचुरल मैग्नेट का क्या नाम है, बोलो? नेचुरल मैग्नेट का क्या नाम? लोडस्टोन, मैग्नेटाइट, Fe3O4, है ना। अब बेटा पोल्स ऑफ अ मैग्नेट जो होते हैं वो क्या हो, कितने टाइप के होते हैं बताओ? कितने टाइप के पोल्स होते हैं? हम्म, दो टाइप के पोल्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट में बेटा कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स। ठीक है, मैग्नेट के कितने टाइप के पोल्स होते हैं? दो टाइप के पोल्स होते हैं। ठीक है, तो एक पोल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। एक पोल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साउथ पोल। ठीक है, एक पोल को क्या बोला जाता है? नॉर्थ,
और एक पोल को क्या बोला जाता है, साउथ। तो एक तरफ ये आपका साउथ पोल है, एक तरफ आपका ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ नॉर्थ सीकिंग पोल। तो आखिर हमें पता कैसे चला कि ये नॉर्थ पोल ही है? भाई कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, अब वो किधर भी अट्रैक्ट कर सकता है, किधर भी रिपेल कर सकता है। हम उसको डिटरमाइन कैसे करें कि वो नॉर्थ पोल ही है, वो साउथ पोल ही है? तो हम सब्सटेंस को हैंग करेंगे और सब्सटेंस का जो भी एंड अर्थ के नॉर्थ पोल को पॉइंट कर रहा होगा, वो इस सब्सटेंस का एंड क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल। और जो एंड अर्थ के साउथ पोल को पॉइंट कर रहा होगा, वो एंड क्या कहलाएगा, मैग्नेट का साउथ पोल। इस तरह से हमको पता चला कि मैग्नेट में किधर साइड नॉर्थ होता है और किधर साइड साउथ होता है। तो ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है, बोलो, कि हमें कैसे पता चला कि इधर ही साउथ है, इधर ही नॉर्थ है। हम इधर भी नॉर्थ लिख सकते थे, इधर भी साउथ लिख सकते थे, क्यों? लेकिन ये हमें कैसे पता चला कि इधर ही नॉर्थ है? तो हम लोगों ने सब्सटेंस को हैंग किया और ये वाला एंड अर्थ के नॉर्थ वाले साइड को पॉइंट कर रहा था, इसका मतलब ये वाला नॉर्थ पोल है। और ये वाला एंड अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा था, मतलब ये क्या है, ये एंड साउथ पोल है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया है? तो बेसिक प्रॉपर्टीज बेटा हम लोग देखेंगे। आपको पता होगा कि नॉर्थ और साउथ दो अपोजिट पोल्स हैं और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्थ दो सेम पोल्स हैं और सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे से रेपेल, दूर भागते हैं। साउथ साउथ भी क्या है, सेम पोल है, ये भी क्या करेंगे, रेपेल, दूर भागेंगे। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रेपेल करते हैं एक दूसरे से, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और मैग्नेट हमेशा दो पोल्स में ही एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे कोई पूछे मोनोपोल्स एग्जिस्ट, तो आप कहेंगे नो, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम इसको यहां से काट दें, नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग जो है हो जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा। जैसे आप इसको यहां से कट करोगे, अपने आप इधर साउथ और इधर नॉर्थ अपने आप जनरेट हो जाएगा। फिर और कट करोगे तो फिर से नॉर्थ साउथ हो जाएगा, फिर कट करोगे फिर नॉर्थ साउथ हो जाएगा। मतलब ये है कि कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमेशा दो पोल्स में ही एग्जिस्ट करता है मैग्नेट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात सभी बच्चों को? ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर इक्वल स्ट्रेंथ। अगर नॉर्थ में से 10 इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो साउथ में कितनी जाएंगी, 10? नहीं समझे? अगर कोई मैग्नेट है, उसके नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ से 10 दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के गई, तो साउथ में एंटर भी तो दो ही करेंगी। तो इसका मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों की ताकत कैसी होगी, सेम। इसमें से दो निकल रही, उसमें से दो जा रही हैं, इसका मतलब दोनों एंड्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों पोल्स की मैग्नेट स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग और थ्रेड, अगर हम थ्रेड से हैंग करते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वो दिखाने लगता है। तो मैग्नेट जो है वो डायरेक्टिव मैग्नेट, मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। मैग्नेट की वजह से ही तो हम कंपास बना पाए हैं और उसकी वजह से हमें डायरेक्शन पता चलती है। तो मैग्नेट के पास एक और प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। डायरेक्टिव का मतलब समझ गए, ये हमें डायरेक्शन दिखाने में भी मदद करता है, ठीक है। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन। कोई भी मैग्नेट तुम उठा लो, सारे के सारे मैग्नेट स्मॉल पीस ऑफ आयरन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, निकल को, ठीक है, अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, ऐसे करके खींच लेंगे। बात समझ में आ गई? तो जितने भी मैग्नेट्स हैं वो सब के सब निकल, कोबाल्ट, आयरन, इन सबको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, अपने आप से। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई है। तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में डिफरेंस क्या है? आप लोगों ने अभी चैप्टर एक पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें और इसमें क्या अंतर है, या फिर क्या सिमिलरिटीज हैं, या क्या रिलेशन है इसके और उसके बीच में? तो चलिए आइए जान लेते हैं। तो बेटा एक बात याद रखो,
इलेक्ट्रिक चार्जेस जब आपने पढ़े थे तो वहां कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे? दो, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। और यहाँ मैग्नेट में मैग्नेटिक पोल्स भी तुमने कितने पढ़े? दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। याद आ रहा है? तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी में भी दो चार्जेस पढ़े थे और मैग्नेटिज्म में भी दो पोल्स तुमने पढ़े, है ना? अच्छा, वहां क्या पढ़ा था? लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। लाइक, यहां क्या पढ़ा है? लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रेपेल ईच अदर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? वहां क्या पढ़ा था? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां क्या पढ़ा है? अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरिटीज दिख रही कि नहीं दिख रही? पहले आप लोग ये बताओ। तो बेटा ये रिलेशन समझ में आ गया आप लोगों को मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में? इलेक्ट्रिसिटी में भी दो चार्जेस होते हैं, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्नेटिक मैग्नेट में भी कितने पोल्स होते हैं? दो, नॉर्थ और साउथ पोल। लाइक चार्जेस क्या करते थे? रेपेल। इस तरह से लाइक पोल्स क्या करते हैं? रेपेल। वहां पे अनलाइक चार्जेस क्या करते थे? अट्रैक्ट। यहाँ पे अनलाइक चार्जेस, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट, है ना? तो इनके रिलेशन को और जानते हैं हम लोग कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करते हैं। और मैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं। चार्ज होगा तो अपने अगल बगल क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट होगा तो अपने अगल बगल क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर्टेन सब्सटेंसेस कैन बी चार्ज बाय रबिंग। हम लोग को पता है ना, कभी कभी हम लोग चार्ज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को रब करके। रब करके भी तो चार्जेस को चार्ज किया जाता है। जैसे स्केल को हम लोग रब करते थे बालों में, बैलून को रब करते थे, दीवार में चिपका देते थे, है ना? तो रबिंग के द्वारा अगर चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसी तरह से हमने क्या बताया, मैग्नेट को भी रबिंग के द्वारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? ट्रांसफर। तो रबिंग के द्वारा कोई सब्सटेंस को चार्ज भी कर सकते हो और मैग्नेटाइज भी कर सकते हो। अब आते हैं बेटा ओरिस्टेड। ओस्टेड डिस्कवरी, इन्होंने ही सबसे पहले बार बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बोला मैंने? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? कंडक्टर में फ्लो करेगा। एग्जाम्पल, ये कंडक्टर है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट। अब अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अगल बगल क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी बात है। अगर कोई कंडक्टर है और उसके कंडक्टर में, उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बोलो बात समझ में आ गया या नहीं? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक निडल। अब ये चीज आपको कैसे पता चले कि उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है नहीं बन रही? आप देख थोड़ी ना पाओगे। तो हमें कैसे पता चले ये बात? तो बेटा हम क्या करेंगे, उसके बगल में कंपास रखेंगे। क्या रखेंगे? कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट कर जाएगी। बोलो बात समझ में आई? तो इन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक कंपास रखा। अभी स्विच ओपन है, क्लोज नहीं है, ठीक है? तो देखो कंपास सीधा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्विच बंद किया करंट फ्लो होना चालू हो गया, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव। तो कंपास की निडल देखो ऐसे थी, ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, है ना? तो इन्होंने ये समझा कि मतलब अगर कोई कंडक्टर है उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दें, अपोजिट कर दें। तो क्या होगा? तो क्या मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करेगी उसी साइड? तो उन्होंने क्या किया, टर्मिनल बदल दी। देखो इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव। अब इन्होंने इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव कर दिया, टर्मिनल चेंज कर दिया। करंट अब इधर से ऐसे फ्लो होने लगा। तो अब मैग्नेटिक कंपास जो ऐसे था वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, जस्ट अपोजिट। तो इनको इससे ये पता चला कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। हाँ,
नॉर्थ साउथ दोनों हो रहे हैं, इधर साउथ हो रहा है उधर नॉर्थ हो रहा है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर जा रही है। ठीक है, तो इनको ये चीज पता चले कि अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं करंट का, तो उसकी वजह से क्या चेंज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। ठीक है, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? If the direction of current is reversed, then the direction of deflection is also reversed. क्लियर हो गई ये बात? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है सभी बच्चों को? अगर आ गया तो बताइए। क्लियर हो गया ना? तो एक्सपेरिमेंट किसने किया था बेटा? ओर्स्टेड ने। और उन्होंने ही बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके इर्द गिर्द क्या फ्लो कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात? अब आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड पर। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ना? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो बेटा अगर आप मैग्नेट के अराउंड में देखोगे, मैग्नेट के अगल बगल, वैसे देख तो सकते नहीं हो लेकिन उसको एक्सपीरियंस तो करा सकते हो ना, देख सकते हो ना एक्सपीरियंस करते हुए। जैसे तुम एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले लो और इस मैग्नेट के जस्ट थोड़ी सी दूरी पर रख दो, तो वो क्या कर जाएगा, खींच आएगा। वो क्या कर जाएगा बेटा, अट्रैक्ट होके मैग्नेट से चिपक जाएगा। तो आपको पता चला ना, तो जो मैग्नेट होता है उसके इर्द गिर्द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रही। क्या कर रही है, या तो अट्रैक्ट कर रही है या तो फिर रिपेल कर रही है, तो उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये अट्रैक्ट और रिपेल कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। उस आयरन नेल को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अगल बगल बन रही है लेकिन हमें दिख नहीं रही है, हमें दिख नहीं रही है। अच्छा ये बताओ, सिंपल सी बात, हवा चलती है, तुम्हारे शरीर पर पड़ती है, महसूस होता है, बाल उड़ते हैं, क्या हवा दिखती है, नहीं ना। सेम इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये सब्सटेंस है, किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी चीज को रेपेल कर रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा कौन अट्रैक्ट कौन रिपेल कर रहा है। तो यहां पे इसके अगल बगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अगल बगल क्या चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज के अगल बगल क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के अगल बगल क्या होती है, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है, कंफर्म? तो बेटा मैग्नेट क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्लियर हो गया। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, आप एक मैग्नेट लोगे या करंट कैरिंग कंडक्टर लोगे तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है, वो हमें दिखती नहीं है। लेकिन अगर उसके अगल बगल में आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा रखोगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, तो कौन खींचा उसको, मैग्नेटिक फील्ड ने खींचा उसको, जो कि हमारे लिए क्या है, इनविजिबल है। हमारे लिए क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड, इनविजिबल है। समझ में आ गई बात? तो जो फोर्स डिटेक्ट होगा उससे हम पता करेंगे कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रांग है या वीक। अभी जैसे बाहर हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा चेहरे पड़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है। अभी एक झोंका पड़े तुम्हें खट्ट से और तुम पीछे चले जाओ, अरे तो तूफान आ गया, यही बोलोगे ना। तो तुम उस समय क्या बोलोगे कि यार हवा बहुत तेज चल रही है, हम तो उड़े जाते रहे, यही बोलियो ना। तो इससे हम पता कर लेते हैं ना फोर्स के अकॉर्डिंग कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है या स्ट्रांग है। तो वो आयरन नेल को धीरे धीरे अट्रैक्ट की, मतलब वीक है। बहुत तेजी से खींच रही है, मतलब स्ट्रांग है। समझ में आ गई बात? क्या ये बात क्लियर हो गई है, बोलो, क्या मेरी ये बात क्लियर हो गई है? ठीक। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को किस सिंबल से रिप्रेजेंटेट हम लोग करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेट किया जाता है कैपिटल बी सिंबल से। कौन से सिंबल से बेटा, कैपिटल बी। कौन सी क्वांटिटी है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। सिंबल क्या होता है, बी। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। तो अगर आपको अगल बगल की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना है तो आप कंपास के द्वारा क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपको
मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना है तो आप कंपास लगाइए, डिटेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। आप इसके बगल में कंपास रखोगे तो सुई अपने आप क्या करने लगेगी, डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी, ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। ये हट गएगा, समझे? तो कहने का मतलब है आप कंपास को मैग्नेट के पास ले जाओगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। क्या शो करने लगेगा बेटा? डिफ्लेक्शन। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? थ्रू कंपास। किसके द्वारा बेटा? कंपास के द्वारा। तो मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दरअसल एक तरीके की इमेजिनरी कर्वी लाइंस हैं, इमेजिनरी कर्व्स हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है बट उसको हम ड्रॉ जरूर करते हैं। तो इसको देखने के लिए एक लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बुरादा लिया। किसका बुरादा? लोहे का। जैसे लकड़ी को काटो तो बुरादा निकलता है ना? उसे लोहे को काटो तो लोहे का बुरादा निकलता है, जिनको आयरन फाइलिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन फाइलिंग्स। तो एक मैग्नेट लो, उसको एक पेपर के नीचे ऐसे रख लो, ये ऐसे नीचे पेपर के नीचे ऐसे रख लो, और ऊपर बुरादा थोड़ा सा छिड़क दो यहाँ पे सरफेस पे, और हल्के से टक टक टैप कर दो। तो ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस भी डायरेक्शन में जा रही होंगी, जो आयरन फाइलिंग्स है वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी? अपने आप अरेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इसी तरीके से उसमें दिखेंगी। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्क करती हैं और कर्वी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? कर्वी। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is defined as the path follows by a single north pole in a magnetic field, it is free to do so। तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से ओरिजिनेट कहां से निकलती है? नॉर्थ से। और कहां जाती है? साउथ में। ठीक है, ये बात सभी बच्चों को पता होगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। ये नॉर्थ, ये साउथ। तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर अब कोई डायरेक्शन आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या बताओगे? अब आप पहले पूछोगे बाहर की डायरेक्शन बतानी है मैग्नेट के अंदर की। तो अगर आउटसाइड बोले तो नॉर्थ टू साउथ, अगर इनसाइड द मैग्नेट तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। तो ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई? आया समझ में? रुचि आया? चलो, तो वी कैन सी द, ये पैटर्न आप देख सकते हो। आयरन फाइलिंग्स का कमाल है जिनकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख पा रहे हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही हैं। दरअसल वो क्या है? इनविजिबल लाइंस हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। उनके पाथ को ये आयरन के छोटे छोटे बुरादा जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पाथ को देख पा रहे हैं। और वो उनका पाथ कुछ ऐसा ही होता है, तो उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, वो इनविजिबल है। हम इन लोहे के बुरादे जो हैं वो उनके पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं। बोलो समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो अब बेटा हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और ये टॉपिक आपके यहाँ मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो चलिए बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, तो आउटसाइड अ मैग्नेट, ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं मैग्नेट के बाहर से, और मैग्नेट के अंदर साउथ से किधर जाती है बेटा? नॉर्थ की तरफ। साउथ से किधर जाती है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा एक क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व है। आपको दिख रहा होगा, देखो क्लोज लूप बना रही। क्या बना रही? दिख रहा है ना? ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। ये क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है? क्लोज्ड लूप बना रही है, एक क्लोज्ड कर्व बना रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे कहां पे क्लोजर हैं?
देखो तुम्हें पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दिख रही होंगी? आपको पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही पास पास में दिख रही होंगी। पोल्स के बाहर जाओगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई। दूर दूर होने का क्या मतलब है? जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार होती हैं वो वीक होती हैं, जहां पे पास पास में होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग होती हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो आपसे अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां है, तो आप कहोगे पोल्स पे। पोल्स पे ज्यादा स्ट्रांग क्यों? क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं। जहां पे क्लोजर होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां पे फार होंगी वहां पे वीक होंगी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बहुत ही ज्यादा वीक, बहुत ही ज्यादा वीक हो। ठीक है, चलो तो बेटा अब नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अगर आपको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी हो, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, हमें दिख तो रही नहीं, है ना, तो एक पार्टिकल हमने छोड़ दिया, आयरन का छोटा सा टुकड़ा, वो यहां से होते हुए, अब ये फील्ड लाइंस तो हमें नहीं दिख रही हैं। दिख रही क्या आपको? नहीं दिख रही हैं। मैं कहां दिख रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती हैं? नहीं दिखती ना। लेकिन यहां पे हमने एक लोहे का टुकड़ा रखा और लोहे का टुकड़ा इस वाले पाथ को फॉलो करके जा रहा है। ये लोहे का टुकड़ा ऐसे जा रहा है घूम के, कर्व शेप में घूम के जा रहा है। कैसे जा रहा है? घूम के जा रहा है, पाथ को फॉलो करते हुए। तो जहां, जैसे मान लो हमने इस पॉइंट को पकड़ लिया और इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो मैंने कहा ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ये लाइन तो दिख नहीं रही, अब ये लोहे का टुकड़ा मुझे यहां मिला तो यहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हमें पता चल गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही। अब ये लोहे का टुकड़ा यहां चला आया गलती से, हमने कहा लो यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। अच्छा चलो ये हटा दो, अब तुम्हें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है? नहीं। मैंने एक लोहे का टुकड़ा यहां रखा, तो ये ऐसे फ्लो करते हुए यहां आया, फिर यहां आ गया। मैंने कहा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताओ, तो इसी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हमने कहा ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। मैंने कहा इस पॉइंट पे बताओ, तो लो मैंने एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दिया, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। मैंने एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करो, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दो ऐसे, ये हम बना दिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझे? तो कहने का मतलब है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कर देते हैं, हमें बता देते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या 5 नंबर रूल समझ में आया सभी बच्चों को या नहीं? क्लियर हो गया? पक्का कंफर्म? बहुत बढ़िया। तो बेटा टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या बताओगे वहां पे? बोलो कि अगर, इफ दे डू सो, इफ दे डू सो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये। अब मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट बनाया, ये लो। मैंने कहा इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, डायरेक्शन किधर है, इधर है। अब तुम आए, तुमने कहा नहीं भैया हम तो यहां बनाएंगे, ये लो, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है। अब हम लोग में बहस चालू हो गई, किधर है ना? ये कह रहे हैं इधर जा रही, हम कह रहे हैं इधर जा रही। तो एक सिंगल पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पॉसिबल ही नहीं है। सिंगल पॉइंट पे कभी भी आपको, सिंगल पॉइंट पे कभी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शंस कभी नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ में आ गई बात? अब इसका आंसर देख लीजिए क्या लिखा है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती?
बिकॉज इफ दे डू सो, अगर मान लो क्रॉस कर जाती हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट हमारे बनेंगे, और इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेंगी। इस सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की मिल रही है, जो कि क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए आंसर के साथ, बिकॉज के साथ, विकास के साथ नोट कर लो। तो बेटा ये चीज समझ में आ गई है आपको कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और क्यों नहीं करती, इस चीज का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख चुके हो, है ना? अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात करते हैं बेटा? कितने टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं? तो एक होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म क्या होती है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो होती हैं जो पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, और साथ ही साथ इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, प्लस पैरेलल हो, और साथ ही साथ इक्वी डिस्टेंस पर हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल दूरी पर हो, एक समान दूरी पर हो। इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? जैसे एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है बेटा ये? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन स्पेस वो यूनिफॉर्म तब कहलाएगी जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका हर पॉइंट पे क्या हो? सेम हो। ठीक है? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साथ ही साथ इक्विडिस्टेंट हो, पैरेलल हो, स्ट्रेट हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। और जो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम ना हो, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग, मैग्नीट्यूड अलग। ठीक है? उसे क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये बात समझ में आ गई है? अब आप देख सकते हो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखो सारी पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है। देखो दो ऊपर है, दो नीचे हैं, बहुत ज्यादा। इसमें कर्व में है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना, डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं अलग है। और देखो यहाँ भी बोथ यहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट है। यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो ये सब की सब क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है? और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्रॉ करने का तरीका। अगर आपसे पेपर में कह दे ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, तो आप सिंपली ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है? नॉर्थ से निकालोगे साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसमें करंट जा रहा है ऊपर की ओर। क्या जा रहा है बेटा? करंट। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है, तो इसके इर्द गिर्द कहीं मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, एक पेपर के बीच से इस कंडक्टर को निकाल लेंगे। ठीक है? और इसमें से क्या फ्लो होगा? करंट। और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसके अगल बगल कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल उसे कहते हैं जिसका सेंटर एक हो और सर्कल अनेक हो। इसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो मान लो ये वायर है, इससे करंट जा रहा है, तो इसके अगल बगल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। अब तुम कहोगे भैया आप तो बताए थे कि ये इनविजिबल होती हैं, इनको तो हम देख ही नहीं सकते, आप कैसे बता रहे हो कि ये है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड लिया, उसके बीच से एक वायर निकाला और उसमें करंट फ्लो कराया। ठीक है?
और इस कार्डबोर्ड पर फिर से इसने क्या किया, इसने क्या किया बोलो, इसने आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया और टैप कर दिया। अपने आप क्या फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया बेटा, इसमें फॉर्म हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि आपको यहां देखने को मिल रही होंगी। समझ में आ गई बात, क्या बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे देखो सर्कुलर फॉर्म में दिख रहे, इस तरह से इन्होंने देखा और इसको समझा। समझ में आ गई बात, ये सभी को क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास करते हो तो उसके इर्द गिर्द क्या पास होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म करती हैं और वो आपको इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चलेगा। ठीक है, तो मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घूम रही होगी। कैसे घूम रही होगी, सर्कुलर फॉर्म में, है ना। अब वो ऐसे घूम रही होगी, वह ऐसे ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी, है ना। तो वो कैसे घूम रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। बट आपको ये तो चीज समझ में आई गई होगी कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं बेटा, फ्लो करती हैं। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। अब वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उस चीज को हम लोग निकालना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को। तो अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करें, तो इसके लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। तो सभी बच्चे राइट हैंड अपना लीजिए, राइट हैंड, ठेंगा दिखाइए, ठेंगा दिखाओ, हाँ ये, ठीक है। तो ये जो ठेंगा है ये आपको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो ये फिंगर्स हैं, कर्ल फिंगर्स, ये आपको क्या दिखा रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऊपर जा रहा है इसमें तो ठेंगा ऊपर कर दो, करंट ऊपर जा रहा है तो ठेंगा ऊपर कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चल रही होंगी, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब मान लो करंट नीचे जा रहा है, ठेंगा नीचे कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चल रही होंगी, ऐसे, क्लॉकवाइज। तो अब तुमको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे करोगे। आप लोग ठेंगा ना दिखा देना, राइट हैंड थंब रूल यूज करना, और इस ठेंगे को किधर रखना है, जिधर करंट जा रहा हो, जिधर करंट, मतलब करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को ऊपर रखोगे, करंट नीचे जा रहा है तो थंब को नीचे रखोगे, बस। बाकी अपना काम हो जाएगा, बाकी फिंगर्स जो हैं जिधर कर्ल हो रही हैं उधर ही आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता कर सकते हैं थ्रू राइट हैंड थंब रूल। तो कितने बच्चों को राइट हैंड थंब रूल क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये है राइट हैंड थंब रूल। देखो करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो अंदर से जाके ऐसे बाहर निकल रही है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है। और करंट जब नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे घूमेंगी। तो सभी बच्चे अपना पेन उठाइए, सभी बच्चे अपना पेन उठाइए, पेन उठाया। अब पेन में मैंने कहा करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठेंगा किधर रखोगे, ऊपर। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अपना हाथ ऐसे ही घुमाओ जिधर ये फिंगर्स जा रही हैं, ऐसे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, बनी ना, समझ में आ गया। अब इस पेन को उल्टा कर दो, अब करंट नीचे जा रहा है तो ठेंगा को नीचे कर दो, ये ठेंगा नीचे। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चल रही, ये जा रही ऐसे, क्लॉकवाइज। कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये बात, समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना, किन की डायरेक्शन क्या होगी, बहुत बढ़िया। तो किन किन फैक्टर्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड करती है। अब बेटा आप, मैंने आपको बताया था आपका पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो इस टॉपिक से कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैंने पूछा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, करंट। अगर आप इस कंडक्टर में करंट की मात्रा बढ़ा दो, पहले 2 एम्पियर करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला आ रही थी, तुम 10 एम्पियर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला हो जाएगी। टेस्ला दरअसल मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है। टेस्ला क्या है, TESLA, टेस्ला इज अ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो
अगर आप करंट की मात्रा बढ़ाते हो, करंट को बढ़ाते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाती है। करंट घटाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है। मतलब बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई के। अच्छा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अच्छा सोचो, ये करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है अच्छी खासी। हमने ये पार्टिकल लिया, इसको यहां रखा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खासी लग रही होगी। और पास आए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई होगी ना, और पास आए मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गई। अच्छा दूर चले गए, मैग्नेटिक फील्ड घट गई, और दूर चले गए, मैग्नेटिक फील्ड और घट गई। तो तुम जितना पास आओगे कंडक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगी, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आर मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आर, इनके बीच की दूरी जो है आर है, वो जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, दूरी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में? बोलो आई है नहीं? हाँ या ना? तेज से बोलो, हाँ आई है। बोलियो यस सर, नहीं हाँ। हाँ ये बात क्लियर हो गया। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, सीजीएस यूनिट होती है गॉस। गॉस क्या होती है? एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁴ गॉस। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁴ गॉस। तो अब आपसे कोई कहे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट बता दो, तो क्या बोलोगे? टेस्ला नहीं, टेस्ला। क्या बोलोगे? टेस्ला। और सीजीएस यूनिट गॉस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। क्या हुआ बेटा? है? हाँ तो टेस्ला को डिफाइन कर दो। अच्छा अच्छा, यूनिट कन्वर्जन अभी बता दे रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई है? ये क्लियर हो गया है? कंफर्म? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अच्छा अब यही कंडक्टर है, ये सीधा है कि नहीं है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही थी, अब इस कंडक्टर को पकड़ के मैंने ऐसे रोल कर दिया, मतलब रोल कर रहे हैं, ठीक है? ये तो चली गई बेटा। हाँ, तो अब इसके, अब ये जो कंडक्टर है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? चलिए पता करते हैं। हम लोग वही रूल लगाएंगे, कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। वही का मतलब कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। तो ये है वायर, इसमें से करंट ये फ्लो करके जा रहा है, और ये जा रहा है, ये आ रहा है, ठीक है? अब बेटा ये बताओ, करंट ऊपर है तो ठेंगा किधर दिखाओगे? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही? अंदर। और इधर से क्या आएगी? बाहर। इधर से अंदर, इधर से बाहर। क्या कहते हो? यहां करंट किधर जा रहा है? यहां करंट नीचे जा रहा है ना? यहां करंट किधर जा रहा है? नीचे। तो ठेंगा नीचे दिखाओगे, ठेंगा नीचे दिखाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर। बोलो ये बात समझ में आई है नहीं आई? नहीं आई? ये बात क्लियर नहीं हुई? चलिए एक बार फिर से बता देते। देखो बेटा, चलो इसको एक बार मैं आपको और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? आपके पास एक स्ट्रेट वायर था, इसमें करंट जा रहा था बेटा हो। अब इस वायर को मैंने क्या किया? पकड़ के रोल कर दिया, तो करंट ऐसे इसमें जा रहा है और इधर से आ रहा है, ठीक है? करंट इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है। अब ये बताओ, करंट ऊपर जा रहा, ऊपर जाने का मतलब क्या है? ऊपर जाने का करंट का मतलब है ठेंगा हमें ऊपर दिखाना पड़ेगा। आप ठेंगा ऊपर दिखाओ। तो करंट इधर से एंटर कर रहा है, इधर से लीव कर रहा है, फिर इधर से घूम के अंदर जाएगा, इधर से लीव करेगा। क्यों? यही होगा ना? मतलब करंट इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा, इसी के ऐसे ही तो घूमेगा चारों ओर। अंदर जाएगा, बाहर आएगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। ये बात समझ में आई? कंफर्म? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ करंट किधर जा रही है? नीचे। ठेंगा किधर दिखाएगा? नीचे। करंट इधर से एंटर करे, वो मैग्नेटिक फील्ड इधर से एंटर करेगी, इधर से बाहर, फिर इधर से एंटर करेगी, इधर से बाहर। तो ऐसे अंदर एंटर कर रही है,
इधर से बाहर आ रही है, फिर अंदर एंटर कर रही है, इधर से बाहर आ रही है। यही हो रहा है ना? बोलो, यही हो रहा है ना? तो मतलब देखो सारी, अच्छा, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से अंदर जा रही और उधर साइड से बाहर आ रही। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चले कि इसका कौन सा फेस नॉर्थ है, कौन सा साउथ है? देखो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, साउथ से निकलती है नॉर्थ पे आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही चलती है ना। तो तुम यहां अगर देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और नॉर्थ से बाहर निकल रही है ना? नॉर्थ से बाहर निकलेगी और इधर घूम के आएगी, साउथ से अंदर जाएगी, साउथ से अंदर, नॉर्थ से बाहर। तो यहां तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिख रही है, मतलब ये कौन सा साइड होगा? साउथ। उधर वाला कौन सा होगा? नॉर्थ। क्या समझ में आया ये बात? क्या आप क्लियर हो गई ये बात? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अगर आप किसी वायर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देते हो तो वो बिहेव करने लगता है बार मैग्नेट की तरह। तो देखो, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो ये साउथ साइड हो गया, उधर साइड कौन सा साइड हो जाएगा? नॉर्थ साइड। बोलो, समझ में आया? अब जैसे आप पर्टिकुलरली बार बार नहीं बना पा रहे हो, डायग्राम आपको देर लग रही बनाने में, तो आप करंट की डायरेक्शन देख के बता सकते हो। देखो, अगर इस लूप में करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे, घड़ी उल्टी घूमती है ना ऐसे, भाई घड़ी ऐसे चलती ना, तो घड़ी जैसे चलती है उसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और घड़ी को उल्टा घुमा दो तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात तो समझ में आई गई होगी। अच्छा, तो अगर ये घड़ी उल्टी चल रही, मतलब करंट उल्टा चल रहा है, तो ये नॉर्थ ऐसे बनाओगे, मतलब ये कौन सा फेस होगा? नॉर्थ। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, अगर तार में करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो वो कौन सा फेस होगा? नॉर्थ। अगर करंट अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो वो कौन सा फेस होगा? साउथ पोल। कौन सा पोल होगा वो? अब जरा तुम यहां देखो, ये करंट कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब ये फेस कौन सा होगा? साउथ। देखो, साउथ ही लिखा है। और उधर के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो उधर देखो क्या लिखा है? नॉर्थ। क्या समझ में आई ये बात? तो आप मैग्नेटिक फील्ड ना ड्रॉ कर पाओ तो करंट की डायरेक्शन देख के बता सकते हो। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ पोल होगा, अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो साउथ पोल होगा। बोलो, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या आप सभी लोगों को मेरी ये बात समझ में आई या नहीं? चलो, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप करंट बढ़ाते हो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, करंट घटाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है। अगर दूरी बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है, दूरी घटाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। अभी अभी बताया था ना, ये है मैग्नेट और ये मटेरियल। जितना दूर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम एक्सपीरियंस करेगा, ये पास लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा ये। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे, दूरी पे। ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। अब वहां पे एक टर्न था तो कुछ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, अगर बहुत सारे टर्न बना देंगे तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। इसी चीज को चलिए हम लोग समझते हैं। तो अभी पीछे हम लोगों ने एक टर्न किया था, ऐसे कॉइल लिया था, उसका एक चक्कर लगाया था केवल, ऐसे, है ना? अरे भाई, ऐसे केवल एक चक्कर लगाया था। अब की बार हम लोग क्या करने जा रहे हैं? उसी कॉइल को हेलिकल ऑर्डर में, हेलिकल स्ट्रक्चर में लपेट देंगे इस तरीके से, गोल गोल। तो इससे जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसको हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे। क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है और इसमें ये देखो, एक टर्न, दो टर्न, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 टर्न है इसमें, है ना? तो इनको, ये सर जो कॉपर वायर होता है इसमें कई सारे हम लोग टर्न्स लगा देते हैं और हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जितना ज्यादा टर्न्स होंगे, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी, लेंथ ज्यादा होती है और डायमीटर कम होता है। देखो, इनका डायमीटर कम है लेकिन लेंथ ज्यादा है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? तो ये एक देखो, ये एक एक टर्न जो है उसी तरीके रिंग की तरह बना हुआ है कि नहीं?
ये दूसरा टर्न, तीसरा, तो सबसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, है ना? तो अगर यहाँ पे करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो इधर वाला कौन सा पोल होगा, साउथ, इधर वाला कौन सा होगा, नॉर्थ। समझ में आई बात? नहीं आई? तो देखो बेटा, अब हम लोग सोलेनोइड पहले एक बना के देखते हैं। एक कॉपर वायर लो, ऐसे गोल गोल उसके टर्न्स कर दो, ठीक है? एक कॉपर वायर लो, उसके टर्न्स कर दो। अब बताओ, इसमें टर्न्स ज्यादा है, इसमें, नीचे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ऊपर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में ज्यादा होगी, नीचे वाले में। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। अब मान लो करंट ऐसे जा रही है, ये ऐसे करंट आ रहा है गोल गोल घूम के, तो ये मेरे अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब मेरे लिए कौन सा पोल होगा, साउथ, ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगी, इधर आएगी, फिर इधर से अंदर जाएगी, इधर से निकलेगी, इधर आएगी, और इधर से अंदर जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो देखो जरा, साउथ और नॉर्थ, ये क्या आपका बार मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव कर रहा है? बार मैग्नेट में भी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनती है, इसी तरीके से, सेम टू सेम। तो सोलिनॉइड किसकी तरह यहां बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। सोलिनॉइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। अब इधर साइड से तुमने डायरेक्शन देखी, तुम्हें क्लॉकवाइज लग रही करंट की, मतलब ये कौन सा पोल होगा, साउथ। उधर से देखा तुमको करंट कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। खत्म, बन गया सोलिनॉइड। सोलिनॉइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? सोलिनॉइड क्लियर हो गया? ये हेलिकल स्ट्रक्चर है कॉपर का। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, और सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बहुत ही क्लोज होती हैं और यूनिफॉर्म होती हैं। यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब तुम्हें अगर कोई मैग्नेट बनाना है, तुम पता है क्या करो, ये स्टील है, ये क्या है, स्टील। इस स्टील को तुम इसके अंदर प्लेस कर दो, इस स्टील को तुम इसके अंदर रख दो खाली। जैसे इस स्टील को इसके अंदर रखोगे, क्या होगा, ये स्टील जो है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये मैग्नेट बन जाएगी, ये मैग्नेट बन जाएगी। आप, ये स्केल क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। बात समझ में आई है, नहीं आई? तो यहां पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म। और बाहर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां देखने को मिलती है, इनसाइड द सोलिनॉइड। और नॉन यूनिफॉर्म कहां देखने को मिलती है, आउटसाइड द सोलिनॉइड। कितने बच्चों को ये बात भी समझ में, कंफर्म, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? तो ये बात क्लियर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर सोलिनॉइड में तुम करंट बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, करंट घटाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये जो पूरा वायर है, ये पूरा सोलिनॉइड, ये पूरा 10 मीटर का है। कितने मीटर का है, मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर में कितने टन्स दिख रहे हैं, 1 2। 1 मीटर में कितने टन्स हैं, 2 टन्स। तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ ये होता है स्मॉल एन। तो 1 मीटर में 2 टर्न है, ठीक है। यहां 1 मीटर में कितने टर्न्स है, 1 2 3 4। यहां 1 मीटर में 4 टर्न है। तो बताओ एन की वैल्यू यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां। यहां 1 मीटर में 4 टर्न है, यहां 1 मीटर में 2 ही टर्न है। तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या यहां, वहां। वहां क्योंकि 1 मीटर में 4 टर्न्स हैं, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी। यहां 1 मीटर में 2 ही टर्न्स हैं, इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्मॉल एन के। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब 1 मीटर में तुम 100 टर्न बना दो, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा होगी। अब वही 1 मीटर लेंथ में तुम 1000 टर्न भर दो, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा होगी। क्लियर हो गई ये बात? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है, नहीं आई? ओ भैया, हाँ है ना, आ गई। अरे तेज बोलो, आ गई। हाँ, गला जैसे गले में दही जम गो है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आप कुछ मत करो, उसी तरीके का सोलिनॉइड बनाओ और उसके बीच में एक आयरन रॉड रख दो।
सॉफ्ट आयरन कोर, वो क्या बन जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पंखा, इस पंखे में खूब सारे कॉपर वायर लिपटे हुए हैं और अगल बगल सॉफ्ट आयरन कोर है। इसमें करंट पास करोगे, किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? मैग्नेट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? जो स्कैर्प मशीन होती है, लोहे को उठा लेती है पकड़ के, ये भी आपकी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें मैग्नेटिक पावर तभी आएगी जब इसको करंट प्रोवाइड करोगे, करंट नहीं दोगे ये मैग्नेटिक पावर खो देगा। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? आप एक सोलिनॉइड लो, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख दो, वो सॉफ्ट आयरन क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज। लेकिन वो तभी तक मैग्नेटाइज रहेगा जब तक उसमें करंट फ्लो करता रहेगा। करंट हटा, मैग्नेटिक पावर खत्म। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो इसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी, करंट घटाओगे मैग्नेटिक पावर घट जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बना सकते हो, इसको वीक भी बना सकते हो। वो हमारे ऊपर है, करंट बढ़ा घटा के इसकी हम मैग्नेटिक पावर बढ़ा और घटा सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर आप आयरन ओर एक लो और सोलेनॉइड में क्या कर दो? प्लेस कर दो, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? ये बिहेव करने लगेगा मैग्नेट की तरह। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। सोलिनॉइड के अंदर कोई भी तुम आयरन कोर रखोगे तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पोजेस अ मैग्नेटिक नेचर एज लॉन्ग एज करंट फ्लो इज थ्रू इट। मतलब जब तक उसमें करंट है तब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, करंट गई, करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड गया। समझ में आ गई बात? तो सॉफ्ट आयरन तुम यूज करोगे। अच्छा, सॉफ्ट आयरन ही क्यों डाल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में? ये स्टील क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन में जब तक करंट पास, मैग्नेटिक फील्ड है, तब तक वो मैग्नेटाइज है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटी वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, वो उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है। लेकिन स्टील जो है उसको तुम अगर रखोगे तो ये एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो ये दोबारा मैग्नेटाइज जल्दी नहीं होगा, ये मैग्नेट ही बन जाएगा, ये डीमैग्नेटाइज ही नहीं होगा। अब इसको तुम पंखे में लगाओ तो पंखा बंद ना हो, ये चलते न रहा, चले न रहा, अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब है स्टील हम नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि अगर ये मैग्नेटाइज एक बार हो गया तो ये हो गया, मैग्नेट बन जाएगा ये। लेकिन लोहे के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि लोहा जो है वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग, जैसे ही करंट हटाओगे मैग्नेटिक पावर खत्म, जैसे ही करंट डालोगे मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। तो कितने बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं? और इसमें अगर करंट को तुम अपोजिट कर देते हो तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल भी बदल जाता है। भाई करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? जिधर पहले नॉर्थ था उधर साउथ हो जाएगा। अच्छा मान लो इसमें करंट जा रहा है तो इधर साउथ था इधर नॉर्थ, हमने करंट की डायरेक्शन बदली तो अब इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया। पोलैरिटी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। करंट रिवर्स करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी, मतलब पोल्स भी एक्सचेंज हो जाएंगे। नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा, साउथ की जगह, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं? अब वही सोलिनॉइड के अंदर तुम स्टील रख दो, अभी भी मैंने बताया, स्टील रख दोगे तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक पावर फिर खत्म ही नहीं होगी। तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? परमानेंट मैग्नेट। अब इसमें तुमको करंट भेजने की जरूरत नहीं, करंट हटा भी दोगे तब भी इसके पास मैग्नेटिक पावर रहेगी, इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म नहीं होने वाली है। तो ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है परमानेंट मैग्नेट के बारे में? और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्टील बार्स का यूज करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट यूजुअली वीकर होते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत पावरफुल हो सकते हैं, तुम जितना करंट दोगे उतना ज्यादा पावरफुल। तो परमानेंट मैग्नेट वीक ही तो माने जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट से। क्यों? समझ में आ गई बात? अब बेटा आता है किकिंग एक्सपेरिमेंट, जो आपके यहां नहीं है या है? नहीं है ये। अब लास्ट टॉपिक आता है इसका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है? सभी लोग अपना बायां हाथ उठाएं, मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऐसे उठा रहा, ठीक है, लेफ्ट हैंड उठाएं और लेफ्ट हैंड में आपको थंब, फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है इस तरह, ठीक है। इसको बोलते हैं एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। इसको कहते हैं फोर्स,
इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इसको कहते हैं करंट। आपको इस उंगली को करंट की तरफ रखना है, इस उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, इस उंगली को, ये उंगली तुम्हें क्या बताएगी, अंगूठा फोर्स बताएगा। तो अगर कोई कंडक्टर तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और वो कंडक्टर खिसक के अपने आप बाहर आ गया, मतलब उस पे फोर्स लगा होगा। किसने फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये कैसे पता करोगे, ये आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करोगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, वही किकिंग एक्सपेरिमेंट पीछे वाला, वही एक एग्जांपल है। देखो, जैसे कि मैंने कहा ये एक मैग्नेट है, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ। ये कौन सा पोल है बेटा, साउथ। अब नॉर्थ से साउथ क्या बह रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ये एक वायर रख दिया, करंट ऊपर बह रहा है। अब करंट किधर है, ऊपर। सभी लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, एफ बी आई। तो पहले करंट वाली उंगली पकड़ो और करंट को किधर ले जाओ, ऊपर, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। देखो ये वाली उंगली इधर ही है। अब अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर। मतलब इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा है, अंदर। समझ में आया। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग इसको करंट को नीचे भेज देते हैं। अब बताओ, अब एक करंट वाली उंगली पकड़ो, एफ बी आई, ये करंट है नीचे। करंट नीचे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, करंट नीचे, हम किधर है, बाहर। मतलब इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर। ये तार, ये वायर जो है यहां है, सीधे बाहर आ जाएगा, बाहर। समझ में आई बात। तो इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड। ठीक है। तो आपको अगर किसी कंडक्टर पे फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अगर वो कंडक्टर किस में रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, हाँ या ना, आ गया। यूं नहीं बोलो, हाँ हाँ हाँ, आ गया ना। चलो, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। आपका चैप्टर जो है वो, सुनो, अब बेटा एक लास्ट टॉपिक में इसमें आपको बता दे रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो करंट बाई डायरेक्शनल चलता है, मतलब ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। जो करंट ऐसे चलते हैं इन्हें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और जो करंट एक ही डायरेक्शन में चले, या तो ऊपर ही चले या तो नीचे ही चले, ये 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 सब आपके डायरेक्ट करंट है। देखो ये पॉजिटिव में ही चल रहा, पॉजिटिव में ही चल रहा, पॉजिटिव में ही चल रहा है ना। तो कहने का मतलब है, एक ही डायरेक्शन में अगर करंट चल रहा है तो वो कैसा करंट है, डायरेक्ट करंट। और जो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब हमारे इंडिया में, हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब है ये एक सेकंड में 50 बार, मतलब एक बार लाइट आती है, एक बार जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। तो एक बार में 50 बार ये ऊपर नीचे होती है। 50 का मतलब 50 बार लाइट आ रही, 50 बार जा रही, 50 बार ये बल्ब जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है। लेकिन हमको अपनी आंखों से नहीं दिखेगा। एक कैमरे से स्लोमो लगाओगे तो आपको ब्लिंकिंग लाइट की दिखेगी, ऐसे ब्लिंक कर रही होगी। ठीक है। तो ये हमारी जो इंडियन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, और 220 वोल्ट हमारे यहां आता है। क्या, वोल्टेज। वोल्टेज यानी वीआरएमएस आता है। आपसे अगर कोई कहे मैक्सिमम वोल्टेज कितना आता है, तो मैक्सिमम हमारे घर में 311 वोल्ट आता है अप्रोक्सीमेटली, जो कि हमारा स्टेबलाइजर उसको कैच नहीं कर पाता है। तो हमें 220 वोल्ट जो मिलता है वो वीआरएमएस वैल्यू है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये हमें हमारे घर पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आती है, ये अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। और डीसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट, जो बैटरियों से निकलता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट। तो कितने बच्चों को एसी और डीसी में क्लियर हो गया डिफरेंस, समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।